आप सभी का बहुत स्वागत है एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ी हुई समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई भी समस्या का सामना करना पड़ा तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन प्रताड़ना मसलन साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग या फिर स्टॉकिंग से परेशान है तो वह कानूनी कार्रवाई करवा सकता है या कर सकता है। ये हम आपको आज बताएंगे कि कैसे इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। दरअसल साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। ये एक इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट करना और घृणास्पद बयानबाजी करना, किसी के साथ अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल करना आदि काम किए जाते हैं। ऑनलाइन गेम के अंदर जाल में फंसाकर रुपए ऐंठना भी बुलिंग नया प्रचलित तरीका है। यदि बच्चों में अचानक ही अवसाद बढ़े, सामाजिक आयोजन से डरे, कंप्यूटर या मोबाइल से डरे, नींद भूख बढ़ गई और ऐसे में या घट जाए, हिंसक या अति निराशावादी जैसे लक्षण आए, तब आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को समझें। तमाम छात्र अवसाद में आकर आत्मघाती कदम उठाने लगते हैं या उठाने की सोचते हैं। एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% छात्र छात्राओं ने साइबर बुलिंग के डर से ऑनलाइन पढ़ाई ही छोड़ दी है। साइबर बुलिंग अब काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। लड़कियों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते समय प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाए तो उसे छुपाए नहीं। अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों, शिक्षक, करीबी दोस्त, किसी के साथ तो उसको साझा जरूर करें। उसका हिम्मत साथ में मुकाबला भी उस हिम्मत के साथ करें जो बहुत जरूरी इस वक्त हो जाता है। समस्या बढ़ने पर पुलिस में केस भी रजिस्टर कराएं, पुलिस में जरूर जाएं। और ऐसे में साइबर क्राइम बुलिंग से बचने के लिए कुछ सुझाव भी आज हम आपको बताएंगे। छात्र सोशल प्लेटफॉर्म का न्यूनतम इस्तेमाल करें और कैसे करें ये भी आज समझाने की कोशिश करेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारी साझा ना करें। निजी और पारिवारिक तस्वीरों को भी मत डालें। अनजान लोगों को अपनी मित्रता सूची में न जोड़ें। साथ में हम साइबर स्टॉकिंग की बात भी करेंगे। साइबर क्राइम का ही एक चेहरा है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। आज ऑनलाइन प्रताड़ना या साइबर बुलिंग या फिर स्टॉकिंग संबंधी कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता स्वाति जिंदल जी। स्वाति जी, आपका बहुत स्वागत है। अगर आपका भी सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा नंबर है 7065013841। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ी अगर आप कानूनी सहायता चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्योंकि आज हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं और ऐसे में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्वाति जी तरह ये समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि साइबर बुलिंग अगर हम आम शब्दों में समझना चाहें तो आसानी से कैसे इसकी परिभाषा आप दे सकती हैं? अगर हम लीगली देखें तो साइबर बुलिंग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ना तो आईपीसी में ना ही आईटी एक्ट 2000 में। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर समझना चाहें तो जिस तरह स्टॉकिंग और बुलिंग में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग में क्या अंतर है। जी जी जी। जब किसी की भी बुलिंग जिसे कहते हैं, जिसकी भी हैरेसमेंट, अगर वो टीन एजर है या 18 साल से कम उम्र का है, उसी चीज को हम साइबर बुलिंग कहते हैं। और जब ये अडल्ट के साथ या 18 साल से ऊपर के किसी उम्र के साथ होती है तो यही चीज हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखे जाए तो स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। इसका मतलब है कि किसी की मर्जी के बिना अगर हम उसका पीछा कर रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखे हुए हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो
किस किस लोकेशन पे उसने चेक इन किया, कहाँ कहाँ वो गया, किससे मिला, वो किस वेबसाइट पे जाता है, क्या कमेंट करता है, कौन से सोशल मीडिया अकाउंट हैं उसके। अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो इसे साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। और आजकल ये काफी रिस्की है, क्योंकि अगर एक रियल लाइफ स्टॉकर हमारे पीछे लगा हुआ है, कोई अगर हमारा पीछा करने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि हमारा पीछा हो रहा है, एटलीस्ट हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। बट अगर ये साइबर ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है, तो हमको शायद ही ये कभी पता लग पाएगा कि हमारा पीछा करने वाला कोई बच्चा है या बूढ़ा है, आदमी है, औरत है, कौन है। इस अनोनिमिटी के कारण, क्योंकि हम ये पहचान नहीं पाते कि वो कौन है, ना केवल वो काफी मजबूत दिखने लगता है, बल्कि वो काफी खतरनाक भी होता है। बिल्कुल, काफी This is the खतरनाक भी हो biggest सकता है। स्वाति जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, शुभम राय हैं हमारे साथ, बिहार से फोन लाइन पर हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि से ये दहेज हत्या का केस मैंने किया था, उसके बाद लड़का जो मेन एक्यूज था उसको मैंने जुर्नैल घोषित अभी नहीं किया है, उसमें जुर्नैल घोषित हो सकता है। लड़का का एज है 17 साल 4 महीना 2 दिन। ठीक है स्वाति जी, किस चीज का केस था, मैं सुन नहीं पाई। दहेज हत्या का बता रहे हैं आप सर? जी जी जी, दहेज हत्या। जी जी, तो वो लड़का क्या मतलब वो लड़का पति है? पहली बात तो ये है कि अगर वो लड़का पति है तो 17 साल अगर 4 महीने उसकी उम्र है तो ये शादी कानूनी वैध नहीं होती। दूसरी बात, अगर इस बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी मदद आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे थोड़ा उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि इन फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। बिल्कुल शुभम जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ। जी 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 शुभम जी, थोड़ा डिटेल बताइए। आप अगर इस विषय पर आप कानूनी सहायता चाहते हैं तो थोड़ा विषय डिटेल में आप बताइए। मैंने मैडम केस किया था, समझे ना, 304B का था केस। किस पे आपने केस किया था सर? लड़के के जो लड़का मार दिया था। अच्छा, उसमें केस किया था, लड़का दे दिया मेडिकल के लिए। मैंने जैसे मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट की जिस वक्त यह घटना हुआ मैं नाबालिग था। उसके बाद कोर्ट में 1 साल से पेंडिंग ये केस चल रहा है। इसमें मैडम क्या जानकारी कुछ दे सकते हैं वहाँ से जो मेरे लिए सही हो? ठीक है स्वाति जी, जहाँ तक 304B का केस है ना, जहाँ तक 304B इज बेसिकली अबाउट डाउरी डेथ। अगर किसी महिला की ऐसे स्थिति में उसकी डेथ होती है जो नॉर्मल ना हो, जलने से या किसी अननेचुरल तरीके से उसकी डेथ होती है, तो 304B के तहत उस पे ये धारा लगाई जाती है। बट आपने मुझे कहा कि लड़के की उम्र 17 साल 4 महीने कुछ है, जो अभी हालांकि प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट में, बट आप कह रहे हैं कि लड़का नाबालिग है। तो पहली बात तो ये शादी ही संवैधानिक तौर पर और लीगल तौर पर वैध नहीं है, बिल्कुल शादी नहीं है, ये वैध नहीं है। तो इस तरीके से फिर ये किसी और चीज का ही केस बन जाएगा जी। और अगर आप ये प्रूव करते हैं कि शादी वैध भी है या आपने शादी ठीक तरीके से कराई, तो भी ये इलीगल है, क्योंकि कानूनी तौर पे ये शादियां अब इलीगल करार कर दी गई हैं। जी 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 स्वाति जी, क्योंकि हम बात अब साइबर बुलिंग की कर रहे हैं, मैम ये बताइए कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है, साइबर बुलिंग उसके साथ होती है, तो वो क्या करे फौरी तौर पर? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब कोई भी हमारे साथ ऐसी घटना घटती है जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हमको टेंशन हो जाती है, हम डरने लग जाते हैं अपने घर में। देखिए, इंसान को बाहर जाकर कभी भी कोई डर महसूस होता है तो सबसे पहले वो सेफ जगह क्या ढूंढता है? वो सोचता है चलो भाई वापस घर चलते हैं, कम से कम अपने घर में सेफ हैं। बट ये ऑनलाइन साइबर क्राइम, जिसे हम साइबर स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा क्राइम है जो आपको आपके घर के अंदर घुसकर डराता है। तो आप इससे बचने के लिए कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी हमारी जो हथियार होता है इन क्राइम्स के अगेंस्ट, वो ये होता है कि हम अपने नियर एंड डियर वंस, जो हमारे, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे हमारे दोस्त हों, हम उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले, हम उन्हें बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है सबसे पहले। दूसरी चीज जो हम ये कर सकते हैं, जिस भी मोड के जरिए हमारे साथ बुलिंग या स्टॉकिंग हो रही है, सबसे पहले हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट है, इस अकाउंट के थ्रू हमारे साथ स्टॉकिंग या बुलिंग हो रही है, हमारे को धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पोस्ट किया जा रहा है ऑनलाइन हमारी मर्जी के खिलाफ, या हो सकता है हमारी पर्सनल पिक्चर्स लेकर उनमें कुछ तब्दीलियां की गई हों, उन्हें मॉर्फ किया गया हो।
और फिर इन पिक्चरों को आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया हो सकता है किसी ने हमारा अकाउंट हमारे नाम से बना लिया और वो हम ऑफकोर्स हम नहीं है, कोई और है, और उसके थ्रू वो ऑब्सीन वल्गर मैसेजेस डाल रहा है जिससे लोगों को वो ये दर्शा रहा है कि ये मैसेजेस हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। इन सभी चीजों का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम उस अकाउंट को ब्लॉक करें जी। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारा जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हम वहां पर ये अकाउंट रिपोर्ट करें, क्योंकि हर सर्विस प्रोवाइडर के पास ये सुविधा आप कह लीजिए या ये सेफ्टी मेजर उन्होंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये वी ऑल नो कि किस बड़े तरीके से ये साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग हो रही है। तो हर सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये प्रोविजन रखता है अपनी सर्विस में। वो अपने आप एक फ्लैग रेज करते हैं ऐसे अकाउंट्स के अंडर, उनको पहले एक वार्निंग मैसेज दिया जाता है। अगर वो फिर भी परसिस्ट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक और अकाउंट बना के फिर उस विक्टिम को फॉलो करें, तो फिर ऐसे में उनका अकाउंट ब्लॉक करा जाता है। बट देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक होगा नॉर्मल तरीके के स्टॉकिंग और हैरेसिंग। एक ऐसा केस होता है जब ये नॉर्मल से कहीं स्टेप्स आगे चले जाते हैं, जैसे कि अगर हमने जाकर कहीं भी, सपोज हमारी भी आदतें आजकल ऐसी हो गई, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वी इमीडिएटली वांट टू चेक इन, हम अपनी लोकेशन डालते हैं, हैविंग फन, हैविंग फन, ईटिंग फूड, फीलिंग ब्लिस, इस तरीके से हम जैसे ही हैशटैग डालते हैं, जैसे ही अपनी लोकेशन को चेक इन करते हैं, इमीडिएटली जो भी हमारा स्टॉकर होगा उसको इमीडिएटली पता लग जाता है कि हम कहाँ पर हैं। ऐसे में वो फिजिकली भी आके हमको स्टॉक कर सकता है, या वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिससे हमें ऐसा फील हो कि हमारी जान को भी खतरा है। इस केस में मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगी कि वी शुड इन्वॉल्व द पुलिस। हमें पुलिस स्टेशन में डेफिनेटली FIR करानी चाहिए, या देयर आर वेरियस वेबसाइट, cybercrime.gov.in करके वेबसाइट है, काफी सारी हेल्पलाइंस हैं हमारी मदद के लिए। हमको जरूर ये मैटर रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवानी है, यानी कि शिकायत दर्ज करानी है। आपसे मैं जानना चाहूंगी स्वाति जी, ये भी बताइए कि आजकल बड़ा ये चलन चल रहा है कि लिंक आते हैं, अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, ये भी क्या अब साइबर बुलिंग में आता है? ये भी बिल्कुल। देखिए, किसी भी तरह का आइडेंटिटी थेफ्ट अगर हम कर रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से हम किसी के भी पैसे, चाहे वो अकाउंट हो चाहे कुछ हो, अगर वो हम उससे लेने की कोशिश करते हैं या ले लेते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। उसकी भी रिपोर्टिंग वैसे ही होगी। देखिए, अगर आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आपका मसला जो भी है वो हल होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे दरअसल जानना चाह रही थी कि अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा किसी के साथ हो या फिर लिंक पर क्लिक करने के साथ ही उसके अकाउंट से सारे पैसे डिडक्ट हो जाए, तो ऐसे केस में सबसे पहले कौन सा स्टेप लिया जाए? देखिए, सबसे पहले नेहा जी, हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी एविडेंस हमारे पास है हम उसे सुरक्षित कर लें, क्योंकि देखिए सॉफ्ट माध्यम से, साइबर माध्यम से जो भी क्राइम किया जाता है उसका ये लोग कोशिश हमेशा ये कहते हैं कि कोई निशान ना छोड़ के जाएं। तो कई बार हम सोचते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें, फिर बाद में चाहे डिलीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये नहीं करना, हमें पूरा रिकॉर्ड रखना है एविडेंस का, ना केवल हार्ड कॉपी बल्कि सॉफ्ट कॉपी भी। क्योंकि कई बार देखिए ऐसा होता है कि ये जो अकाउंट्स होते हैं इनके IP एड्रेसेस ये सॉफ्ट कॉपी के थ्रू हमें पता लग जाते हैं। पुलिस अगर कोशिश करेगी भी ढूंढने की तो कैसे करेगी अगर आपने सारे एविडेंस ही मिटा दिए हैं। दूसरी चीज ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर, देखिए पहली बात तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके, बट वर्स्ट केस सिनारियो 3 दिन के अंदर अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर मेनी हेल्पलाइंस, फिर ये www.cybercrime.gov.in करके एक वेबसाइट है, ये साइबर क्राइम्स के लिए ही बनाई गई है, इनकी रिपोर्टिंग के लिए बनाई गई है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं बट वी डू नॉट फील कि इसमें कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, हालांकि होता जरूर है। हमें जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी FIR लॉन्च करानी चाहिए और फिर पुलिस एक्शन लेगी और आपका पैसा जरूर वापस मिलेगा। लेकिन अमूमन केसेस में ऐसे देखा जाता है, कई लोगों की शिकायत रहती है कि साइबर क्राइम में भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में आगे क्या स्टेप लिया जाए? देखिए, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपकी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की है तो वी हैव द फोरम ऑफ कोर्ट, हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं और उसमें अपनी कंप्लेंट करा के हम न्याय हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं है और हमारा पैसा चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर हम अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करते हैं, पूरी कोशिशें करते हैं, एविडेंस लेके जाते हैं, तो जरूर हमें सुनवाई हमारी होगी।
ठीक है, अगर कोई किसी की अभद्र या अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक रूप से अपलोड करता है इंटरनेट पर, तो कैसे कार्रवाई हो सकती है और किस तरह की सजा का प्रावधान है? देखिए, ये अश्लील तस्वीरें अपलोड करने की जो ये प्रॉब्लम है, ये काफी कॉमन हो गई है आजकल। इनफैक्ट इसमें आईपीसी में हमारे पास काफी सारे प्रावधान है। सबसे बड़ा प्रावधान हमारे पास 354D है। इसके तहत सजा दी गई है, फाइन का भी प्रोविजन है। इसी तरह IT एक्ट 2000 जो है, उसमें भी हमारे पास काफी प्रावधान है। सेक्शन 66 है, सेक्शन 67 है, 67A, B, इनमें काफी फाइन की मात्रा भी काफी ज्यादा करी गई है। न केवल सजा ज्यादा है जो कि 3 से 5 से 7 साल भी है, बल्कि फाइन भी 5 से 10 लाख रुपए है जी। तो प्रोविजंस हमारे पास हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रोविजंस नहीं है। ये स्थिति हमारी 2015-13 से पहले थी, जब प्रोविजंस नहीं थे। बट निर्भया केस के बाद ये 354D को इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में अमेंडमेंट के तहत। तो उसके बाद हमारे पास वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज लीगल पॉइंट इज कंसर्न्ड। ठीक है, साइबर बुलिंग के अंदर अपराध जो भी होता है, उसमें कितनी सजा का प्रावधान है और कितना जुर्माने का प्रावधान है? साइबर बुलिंग, देखिए, साइबर बुलिंग अगर हम देखते हैं तो पहली बात तो अगर आप साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर बच्चे आ गए। अगर हम स्कूल लेवल पे देखें तो हर स्कूल में CBSE ने गाइडलाइंस दी हैं कि हर स्कूल में एंटी बुलिंग या एंटी रैगिंग कमिटीज होंगी। अगर आपका मामला उससे भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो पॉक्सो एक्ट में प्रावधान है, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के तहत अगर किसी भी बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट है आपका, जो भी साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसिंग, स्टॉकिंग है, और अगर उससे भी आपका मामला नहीं होता है तो फिर सेक्शन लाइक आई सेड सेक्शन 66 और 67 जो कि IT एक्ट 2000 है, उसके अंदर हमारे को 3 साल की सजा, और रिपीटेड ऑफेंडर जो है अगर बार बार वही काम करता है वो, तो उसमें 5 साल की सजा, और पहली बार अपराध करने में 5 लाख रुपए का फाइन, और देयर आफ्टर वो जितनी भी बार अपराध करेगा 10 लाख रुपए का फाइन। ये सजा हमारे को इसका प्रोविजन है अंडर IT एक्ट 2000। ठीक है, बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए काफी प्रावधान है। जैसे मैंने कहा, CBSE गाइडलाइंस हैं और पॉस्को एक्ट है हमारे पास। और अगर वो बच्चा फिर तो अगर अडल्टहुड पे है, अगर 18+ है, तो फिर उसका जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सेक्शन 66, 67 और सेक्शन 354D के IPC के अंतर्गत की जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी हमारे साथ तफसील से बातचीत करने के लिए और साइबर बुलिंग पर हमें विशेष जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटी है तो जाहिर तौर पे आप बताए हुए कदमों पर चलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपके साथ अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि यही एक सावधानी है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।